बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद आप लोगों तक सेहत के हवाले से शऊर को फराहम करना है, ताकि आप हमारे माहिरीन की राय पर अमल करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जिस मौजू के साथ हाजिर हुए हैं वो बहुत ही अहम मौजू है, और वो मौजू है कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन। और इस मर्ज़ को तिब्बी ज़बान में उम्मुल अमराज भी कहा जाता है। और ये बच्चे हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हो, नौजवान हो, हर तरह के बंदों को ये हो जाती है, और बहुत ज़्यादा जो है पेचीदगियाँ बाद में पैदा होती हैं। अब इससे क्या पेचीदगियाँ पैदा होती है, ये क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात होती है, इसके लिए हम अपने माहिरीन से इसकी राय को जानेंगे, ताकि आप लोगों तक इसकी मालूमात को फराहम कर सके। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जो हमारे पास माहिरीन यहाँ मौजूद हैं, पहले मैं उनका आपसे तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ बैठे हैं जी डॉक्टर व हकीम मोहम्मद फैज़ान साहब। ये वाइस चेयरमैन हैं मजलिस तिब्ब इस्लामी पाकिस्तान के, और बड़ी कर रहे हैं। और उनके साथ बैठे हैं हकीम बाबर हुसैन नदीम साहब। ये माहिर तिब्ब यूनानी हैं और हिजामा थेरेपिस्ट भी हैं। उनके साथ बैठे हैं हकीम उबैदुर रहमान साहब। ये माहिर नफ्शनास हैं, माहिर तिब्ब यूनानी और हिजामा थेरेपिस्ट भी हैं। तो जी, आप तीनों को हम प्रोग्राम में आज खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। अच्छा फैज़ान साहब, आपसे पहला सवाल है कि कब्ज़ क्या है और इसे उम्मुल अमराज क्यों कहा जाता है? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली सर कब्ज़ कहते हैं बंदिश को। अच्छा, और पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कब्ज़ होती क्या है। जी हाँ। लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको कब्ज़ है, और उनको इसके बारे में पता भी नहीं होता। इंसान को 24 घंटों में से लेके 72 घंटे में एक दफ़ा अगर हाजत होती है, ये नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर जाते हैं, इनको स्टूल की अर्जी नहीं होती, ये कब्ज़ के ज़िम्मे में आता है। और इसकी कई इलामात हैं। बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो 24 आवर्स से 72 आवर्स तक चलती है। अगर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, उसको कॉन्स्टिपेशन के ज़िम्मे में आती है। इसकी मज़ीद कैटेगरी है बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, ख़वातीन में। बेसिकली कब्ज़ कहते हैं इसको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़ी आपने खूबसूरत अंदाज में उसकी तारीफ बयान कर दी। अच्छा कीम उबैदुर रहमान साहब, आप ये बताएं कि ये उम्मुल अमराज कि इसको कहते हैं कि ये जितने भी मर्ज़ हैं उसकी ये माँ है, यानी 100 बीमारियों की जड़ कब्ज़ है, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताएं कि ये इसके अंदर जो हमारा जिगर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें जिगर कितना किरदार इसमें अदा करता है ये कॉन्स्टिपेशन के अंदर? अस्सलाम वालेकुम। असल में जिगर जो है उसका बड़ा मेन रोल है। वो इस हवाले से कि जिगर जो है वो सफरा को, बाइल को पित्ते से छोटी आंत में गिराता है। वो जो बाइल छोटी आंत में गिरता है वो न सिर्फ ग़िज़ा को हज़म करता है, बल्कि आंत, बड़ी आंत जो है कोलोन की सफाई भी करता है। अच्छा, जब ये जिगर सुस्त हो जाता है, इस तरह की ग़िज़ाएँ या लिविंग स्टाइल बंदे का हो जाए कि उससे जिगर सुस्त होना शुरू हो जाए, तो वो बाइल को पूरी मिकदार में आंतड़ियों में नहीं गिराता। बिल्कुल सही। जब वो पूरी मिकदार में आंतड़ियों में नहीं गिराता, तो आंतड़ियों की जो दूधियाई हरकत होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, आंतें सुस्त हो जाती हैं। बिल्कुल सही। उससे फुजलात जो है वो खारिज नहीं हो पाते। तो जब फुजलात खारिज नहीं होते तो इंसान को कब्ज़ हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा बाबर साहब, ग़िज़ा का जैसे उन्होंने बताया है कि ग़िज़ा का बहुत अमल इसके अंदर होता है, तो ये बताइएगा कि बाज़ लोग होते हैं सुबह को जब नाश्ता होता है, ख़ासकर लाहौर शहर में लोग बाज़ार से करते हैं, कुलचे हो गए, नान चने हो गए, तो ये चीज़ें जाके किस हद तक इसमें नुकसान पैदा करती हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया जी साहब भाई, आपने प्रोग्राम में आने की दावत दी, आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो शकील ग़िज़ाएँ हैं, जैसे नान है, कुलचा है, या ये पाए वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बहुत यानी कि वो होते हैं, हैवी होते हैं, शकील होते हैं, गैर हज़म होते हैं, जो कि मैदे के अंदर जाकर जल्दी हज़म नहीं होते हैं। जल्दी हज़म ना होने की वजह से वहाँ पर यानी खुश्की की कैफियत हो जाती है, सोजिश हो जाती है, जिस वजह से यानी वो कब्ज़ की जो कैफियत होती है उसमें वो पैदा होने शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए ये इन चीज़ों से अवॉइड ही करना चाहिए। बिल्कुल सही। नान वगैरह से इस तरह से कोशिश करें कि सादा ग़िज़ा इस्तेमाल तरजीह दें। जी बिल्कुल
बिल्कुल सही है। अच्छा फैजान भाई, आप ये बताएं कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो बच्चा जो होता है वो जाहिर सी बात है एक मासूम होता है, इतना बता भी नहीं सकता, तो अमूमन उनके साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जी जी। तो इसका ये क्यों होती है, बच्चों में ये क्यों होती है, इसको ज़रा, क्योंकि अवामुन नास आपको सुन रहे हैं, आज आप को मौका मिला है तो आप अवाम को जो है वो खुल के इसके बारे में जी बताएं। जी लाजमी इंशाल्लाह। बेसिकली हमें ना बच्चों की कब्ज में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए कि बच्चों को कब्ज हो क्यों रही है। जो छोटे बच्चे इन्फेंट की कब्ज होती है वो बेसिकली 3 वजूहात होती हैं इसमें। अच्छा। एक सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको जॉइंटिस वगैरह जो उनपे बाइल है, एक तो अगर बच्चा खाता पीता कुछ नहीं है, बिल्कुल सही, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। दूसरी टाइप उन बच्चों को आती है जिनको इनहेरेंट मरूसी जिसे कह रहे हैं खानदानी कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसमें चांस आगे बच्चों में होने के ज्यादा है, क्योंकि जीन डीएनए बच्चे के वो या जो वालिदैन के हैं, बिल्कुल सही, तो उसमें चांस ज्यादा हो जाते हैं। जो तीसरी अलामत है इसकी काज सबसे बड़ी वो ये है कि अगर मदर फीड पे बेबी है तो माँ कोई ऐसी चीज खा रही है जिसकी वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रह रही है, या बच्चा आर्टिफिशियल दूध इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से उसकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसमें ड्राइनेस है, स्लो है, एक ये वजह भी है। ये बच्चों की जब 3 वजूहात सामने आ जाती है, इसके अकॉर्डिंग जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बच्चे की जो कब्ज है वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। अच्छा। और उसकी आदत भी खत्म हो जाती है। अच्छा। ये 3 वजूहात हैं बच्चों में कब्ज। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा हो गया। तो बाबर भाई जैसे ये अपना बता रहे हैं जी जी फैजान साहब के बच्चों को ये जो डब्बे का दूध होता है, जी जी बिल्कुल ऐसे जी, तो क्या आप इसके लिए रेकमेंड करते हैं कि बच्चों को कौन सा दूध ज़्यादा माओं को इस्तेमाल करवाना चाहिए? सर डब्बे का दूध जो है ना ये वाकई ही काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि खुला दूध इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ठीक है जी, सबसे बेहतर तो यही है। बल्कि मदर फीड जो है वो सबसे मदर फीड तो सबसे अच्छी है, और उसके अंदर तो जाहिर सी बात है जैसे उन्होंने बताया कि माएँ जो होती हैं वो वाकई जो है ना ऐसी कोई चीज़ बदपरहेजी कर लें तो उसके अंदर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, वो चीज़ बच्चों के अंदर ज़ाहिर है दूध के ज़रिए वो आएगी। तो इसमें जो है खुला दूध, बाज़ लोगों का ये एक अकीदा बन जाता है कि जी ये ज़्यादा बेहतर है, इसमें हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिल जाएंगे, जी जी, तो बच्चा इसको हजम नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है इसमें हजम के लिए उसके अंदर आप ये बादियान जिसको सौंफ कहते हैं, हाँ, ठीक है, वो हल्का सा उसके अंदर डालकर उसको बॉयल किया जा सकता है। अच्छा, छोटी इलायची जो है वो उसके अंदर किया जाता है, ठीक है ना, हल्की सी दालचीनी भी उसके अंदर डाली जा सकती है, जिससे उसका जो वादीपन है वो खत्म हो जाता है, वो दूध जो है उसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर लेता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा कि वो वैसा फाइबर वाली कहते हैं जी ग़िज़ाएं जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए कॉन्स्टिपेशन के अंदर। बाज़ लोगों में जब कॉन्स्टिपेशन का इशू बढ़ता है तो वो ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि बाज़ फाइबर इस तरह के होते हैं जो देर पा हज़म होते हैं, जिससे उल्टी मैदे में जो होती है वो गैस्ट्राइटिस का अमल बढ़ जाता है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा तफसील से ज़रा रोशनी डालें कि ये किस तरह की फाइबर वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए कॉन्स्टिपेशन के लिए। असल में जहाँ तक फाइबर का ताल्लुक है तो ग़िज़ा जब हम जो भी खाते हैं एक तो वो इतदाल में खानी चाहिए, दूसरा जिन मरीज़ों को कब्ज़ होती हैं उनमें ज़्यादा एलिमेंट यही होता है कि वो फाइबर वाली ग़िज़ाएं कम ले रहे होते हैं। तो फाइबर वाली ग़िज़ाएं भी जब आपने लेनी है तो वो भी इतदाल में ही लेनी है, कोई भी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो फाइबर वाली ग़िज़ाओं में सबसे पहली और बेसिक चीज़ तो हमारी गंदम है। अच्छा, तो गंदम जो आटा आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको वाइट या सफ़ेद आटा कहते हैं, तो उसमें तो बिल्कुल फाइबर निकला हुआ होता है। बिल्कुल सही है। तो वो अगर आप गंदम का खालिस आटा इस्तेमाल करें, जिसे वो पंजाबी में कहते हैं चिट्टे आटे की रोटी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर हम बगैर छना हुआ आटा इस्तेमाल करें तो वो जो छान होता है असल में वही फाइबर होता है। अच्छा, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह सब्जियां जब हम इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पे सलाद के लिए गाजर मूली वगैरह, तो ज़्यादा फाइबर इनके छिलकों में होता है। अच्छा, इनको काट के इस्तेमाल, छिलके उतार के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही, धो के छिलकों समेत इस्तेमाल करें, उसमें फाइबर की अच्छी मिकदार होती है। बिल्कुल सही। दूसरा जो आपका सवाल है कि फाइबर हजम करने में मुश्किल होती है, तो हजम तो करना है बाइल नहीं, अगर वो पूरी मिकदार में गिर रहा है, अगर बाइल पूरी मिकदार में अंतड़ियों में नहीं आ रहा तो फाइबर को भी हजम करने में दिक्कत होगी। तो फिर क्या करेंगे कि साथ ऐसी ग़िज़ाएं शामिल करेंगे जो जिगर को स्टिमुलेट कर रही हैं, जिगर को एक्टिवेट कर रही हैं। जब जिगर की हम परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे बिल्कुल सही, तो फाइबर हजम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा बाबर साहब,
बाज लोग जो होते हैं वो छिलके को जी जी इस्तेमाल करते हैं जी जी कि जी छिलका जो है इसका बड़ा अच्छा है, जी, आंतों जी। को अंदर से जाके जो है बिल्कुल। वो मुलय्यन करता जी है जी और जो ना नरम हो जाती है, जिससे जी, जी। स्टूल इजीली पास हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो बाज लोग जो होते हैं वो खुश्क सर्द मिजाज के होते हैं, जी ऐसे ही। तो छिलका जो है वो तो खुद जो है वो मिजाज के एतबार मिजाज से के साथ- बलगमी है, जी जी तो वो जब उसका इस्तेमाल करेंगे उस मकसद के लिए तो क्या वो उनको उनके पट्टे नहीं साथ कमजोर सर हो जाएंगे? उसका सभी ऐसे होता है कि उसकी तरीका इस्तेमाल बदरका जो है उसका चेंज यानी कि होना चाहिए। ठीक है ना, बाज़ औक़ात पेशेंट ऐसे करते हैं कि उसको पानी के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दूध के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अगर उसका हम बदरका चेंज कर देंगे, जो सर्द खुश्की वाले जो मरीज़ हैं उनको लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, इसलिए बदरका जो है ना वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है बिल्कुल ग़िज़ा सही। के अंदर। बिल्कुल सही है। जैसे छिलका है, अक्सर पेशेंट को यानी कि अगर पानी के अंदर देंगे तो वो खुश्की पैदा करेगा, बिल्कुल अगर सही। उसी छिलके को आप दूध के अंदर इस्तेमाल करवा दें तो वो मुलय्यन का काम करेगा और वो कब्ज़ कुशाई काम करेगा। बिल्कुल सही, नीम गर्म दूध के अंदर छिलका डाल के देंगे हाँ, हाँ। तो वो कब्ज़ को खोलेगा। बिल्कुल सही, हाँ जी। बिल्कुल सही है। तो फिजान साहब आप इसके बारे में क्या कहेंगे, छिलके के बारे में, कि ये बहुत ज्यादा लोग होते हैं वो बजाय किसी ना मालिज से रुजू करने के वो खुद ही अपने मालिज खुद ही बन जाते हैं। वो कहते हैं जनाब कि जो है ना छिलका ये कब्ज के लिए अच्छा है, तो इसी को इस्तेमाल कराया जाए। तो आप इसके बारे में बेसिकली हमारे पाकिस्तान में ये है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, जब उनका मसला बिगड़ जाता है वो फिर डॉक्टर के पास जाते बिल्कुल हैं। सही। बेसिकली पहले तो ये इनको डिफरेंशिएट करें कि इनको कब्ज है भी है कि नहीं, और कब्ज कौन से तरीके की है, फिर बिल्कुल उसमें आया फाइबर इस्तेमाल इनके लिए बेहतर है, आया फाइबर का इस्तेमाल इनके लिए बेहतर नहीं है। पहले हम ये देखेंगे अगर तो इनकी लुब्रिकेशन जो है इंटरसेल में वो कम है, फिर इसका फाइबर का रोल बहुत बेस्ट है, ठीक वो है। प्रोबायोटिक्स को वो स्टिमुलेट कर देता बिल्कुल सही। है। अगर इनके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो गई है फिर उधर फाइबर का इतना रोल नहीं होता, ठीक फिर है। उसमें इससे बोल काम नहीं करता, ठीक है। इसलिए इनको पहले डिफरेंशिएट करके फिर हम इस्तेमाल करेंगे कि आया कब्ज कौन सी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे कि अपना वैद भाई जैसे इन्होंने बताया कि एक तशरीह बड़े अच्छे अंदाज में कर दी, तो आप इसके अंदर जो छिलका है उसके लिए क्या आप कहेंगे कि मालिज खुद जब बन जाते हैं, वो एक मरीज है उन्होंने अच्छा मामूल बनाया हुआ है उसको कि नहीं जी छिलका ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है इस मकसद के लिए। हालांकि आप तो माशाल्लाह मिजाज और नब्शनासी के मुताबिक तो छिलका जो है मेरे हिसाब से तो जो असाबी जो मरीज होगा उसके लिए तो मेरे ख्याल है नहीं मुनासिब है, उसको किस तरह से फिर करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि छिलका जो है वो असाबी मरीजों के लिए अच्छा नहीं है। और उन्होंने जो बात की है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने समझाई है कि पहले ये देखें कि क्या ये जो कब्ज़ का मरीज़ है इसको फाइबर की ज़रूरत है भी नहीं, बिल्कुल सही या इसको छिलके की ज़रूरत है भी कि नहीं। तो ये तो मालिज फैसला करेगा ना, जब आप मालिज के पास जाएंगे तो वो बिल्कुल सही। देखेगा कि तो लोग इसको- तो अपना फैसला आप ही कर लेते हैं जब ना। आप मालिज के पास जाएंगे तो वो देखेगा ना जी इसका हाँ। मसला क्या आ रहा है और इसको सॉल्व कैसे करना है। बिल्कुल सही है। अगर आप खुद ही से मालिज बन जाएंगे तो ना तो आपको मर्ज का पता है हाँ। और जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना आपको उसकी खसूसियात का पता है बिल्कुल कि सही ये है। क्या फ़ायदा कर सकती है, क्या नुकसान कर सकती है। तो बिल्कुल सुनी सही। सुनाई बातों पे जब आप अमल करते हैं तो आप अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो इसी तरह वो बिल्कुल उन्होंने डॉक्टर साहब ने बात ठीक की है कि पहले तशखीस करवाएं, उसके मुताबिक देखें कि वो छिलका जो आप ले रहे हैं। और फिर छिलका लेने में जो लोग एक गलती करते हैं कि बाज छिलका मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी लेते हैं, अच्छा तो इससे भी छिलका जो है वो आपके मैदा का आंतड़ियों का पानी खुश्क करता है और अच्छा। मजीद कब्ज का बायस बनता है। बजाय फायदे के उल्टा हाँ, और वो नुकसान मैदे होता और है। आंतों की दीवारों से चिपक जाता है। छिलका इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो ये है कि नीम गर्म दूध लेके उसमें 1 चम्मच छिलका जो है वो डाल के उसको 10 मिनट के लिए रख दें। अच्छा जब वो मुकम्मल तौर पे फूल जाए फिर उसको इस्तेमाल करें, फिर वो मुलय्यन के तौर पे काम करता है। अच्छा, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। तो यानी कि छिलके को जो इस्तेमाल करने का जो मकसद है, मतलब कहने से मुराद ये है कि मालिज की जो राय है उसको तरजीह दें, ना कि अपने फैसले जो हैं वो खुद करने शुरू कर दें। बिल्कुल सही। देखा आपने ख़वातीनो हज़रात के तीनों हमारे माहिरीन ने किस तरह से आपको एक डेफिनेशन बयान की है कि आप छिलका जो है उसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपने उसको इस्तेमाल भी करना है या नहीं करना, लेकिन एक चीज़ का ख्याल हमेशा रखा करें कि अपने मौलिज से लाजमी रुजू करें,
ना कि अपना जो है ट्रीटमेंट खुद करना शुरू कर दें। नॉलेज को तरजीह दें, इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो बेहतर तरीके से वो बताएंगे कि आपका मर्ज़ किस तरह से ठीक हो सकता है। अच्छा फैज़ान साहब, आप ये बताएं मुझे कि ख़वातीन जो होती हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन जो होती है वो ज़्यादा किस वजह से होती है? बेसिकली खवातीन में तो एक टाइप आ जाता है प्रेगनेंसी में। अच्छा, इनकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो अदर से डिफरेंट हो जाती है। जब प्रेगनेंसी फीमेल को होती है तो उनकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंज आता है, प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, हमारे प्रोजेस्टेरोन का बॉडी में ये फंक्शन होता है कि पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है फीमेल की, ताकि जो डाइट है उसने खुराक खाई है वो अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब हो सके, वो जिसमें बदन का हिस्सा बन सके। जब वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो होती है जिसकी वजह से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब हो तो इनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अच्छा, फिर हमारी प्रेगनेंसी पाकिस्तान में रवाज है कि हर एक ने जब प्रेगनेंसी होनी है आयरन लेना है, सप्लीमेंट लेना है, ये लेना है, और उसकी काज की वजह से बहुत ज्यादा आगे न्यूफैंड को जॉइंटस हो जाता है, बिलीरुबिन हाई हो जाता है उनका। बिल्कुल सही। और बेसिकली आयरन जो ये लेते हैं फॉर्म में वो भी कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा एक सोर्स हो जाता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। बिल्कुल सही। और तीसरी जो होती है वजह प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की, उनकी एक वजह ये होती है कि जब वो फीटल ग्रोथ करता है यूट्रस में, उसकी वजह से इंटेस्टाइन पे और यूट्रस रेक्टम पे बोझ आता है, प्रेशर आता है, जिसकी वजह से उनको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है। बिल्कुल सही। और प्रेगनेंसी में हमारी जो फीमेल होती है उनको वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है। एक टाइप ये भी हो जाती है कि उनका खाया पिया बाहर आ जाता है जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है। अच्छा, इसको जब डिफरेंशिएट करके इसको डाइट से या मेडिसिन से इसको हम क्लियर करेंगे तो ये बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। 9 महीने 10 महीने प्रेगनेंसी बिल्कुल रिलीफ हो गए, फीमेल को कोई इशू होते ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये एक वजूहत होती है फीमेल में कॉन्स्टिपेशन रहने की। बिल्कुल सही है। बाबर साहब, जैसे कि फैजान साहब ने बताया कि खवातीन जो होती है वो आयरन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती है, तो तिब के अंदर क्या हमें ऐसी खवातीन को देना चाहिए जिससे उनकी आयरन की डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाए जी और उनको कॉन्स्टिपेशन का भी इशू ना हो? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जी। सबसे पहले तो ये है कि इन खवातीन जो इन कॉन्स्टिपेशन की पेशेंट हैं इनको फास्ट फूड जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, जिसकी वजह से इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। दूसरे नंबर पे पालक जो है, पालक के अंदर काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है। अच्छा, ठीक है जी। अगर पालक का इस्तेमाल किया जाए उससे आयरन की कमी भी पूरी होगी और कभी कुशाई भी वो करती है। ठीक है। कब्ज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक हो गया। कद्दू शरीफ है, टिंडे हैं, इन चीज़ों से भी यानी कि वो आयरन की कमी भी पूरी होगी और साथ साथ उनकी कॉन्स्टिपेशन के जरिए जो है वो इसको पूरा कर सकते हैं, इसको पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो वैसा आप ये बताएं कि बाज़ खवातीन जो होती हैं उनको कॉन्स्टिपेशन जब होती है तो जाहिर सी बात है कि प्रेगनेंसी की हालत में वो कोई मुदर जो है वो तो ले नहीं सकती, जाहिर सी बात है वो तो अखराज हो जाएगा उसका। तो आप इसके अंदर क्या रेकमेंड करते हैं कि उनको किस तरह से कोई ऐसी जड़ी बूटी बता दें या कोई इस तरह से उनको ग़िज़ा बताएं जिससे उनकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए? प्रेगनेंसी में जिस तरह भी हकीम साहब ने फरमाया या डॉक्टर साहब ने फरमाया कि प्रेगनेंसी की जो हालत होती है ना वो चूँकि एक क्रिटिकल या ख़ास किस्म की सिचुएशन होती है तो उसको हम आम तरीके से हैंडल नहीं करते, तो उसमें ज़्यादातर फोकस तो ग़िज़ा के ऊपर ही करना चाहिए। ठीक है। कोशिश करें कि जो मसाइल भी आ रहे हैं ना, कोई वॉमिटिंग का मसला आ रहा है या कोई और कॉन्स्टिपेशन का मसला आ रहा है या किसी भी किस्म के मसाइल आ रहे हैं, उनको ग़िज़ा से हैंडल करें। अच्छा, अगर आप उनको ग़िज़ा से हैंडल करेंगे तो ग़िज़ा किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट पैदा नहीं करेगी। बिल्कुल सही। तो उसमें सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि जो मौसम चल रहा हो देखें उस मौसम में कौन से फल आ रहे हैं जो कॉन्स्टिपेशन को दूर कर रहे हैं। अमरूद का मौसम है तो अमरूद खिलाएं, पपीते का मौसम है थोड़ा बहुत पपीता खिला दें। बिल्कुल सही। या सेब खिला दें। तो पपीता जो होता है वो भी तो मुदर ही होता है, अगर थोड़ी मिकदार में खाएं। अच्छा। या उसका मिल्क शेक बना के लें, किसी और पपीते का मिल्क शेक बना के ले लें, पपीते के साथ कोई गर्मा सर्दा मिक्स कर लें। तो इस तरह हम फलों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। एक तो वो मल्टीविटामिन का भी काम करता है, ठीक है, नेचुरली। दूसरा कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती और जो आंतड़ियाँ हैं उनकी हरकत भी नॉर्मल रहती हैं। बिल्कुल तो उसमें बेहतरीन है कि फल और सब्जियां इस्तेमाल की जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फैजान साहब जैसे बताया उन्होंने, तो सवाल मैं आपसे अगला करता हूँ लेकिन टाइम हुआ एक ब्रेक का, तो पहले ब्रेक ले लेते हैं। तो खवातीन आजाद, टाइम हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आज का मौजू लेकर आए हैं कॉन्स्टिपेशन के हवाले से। हमारे पास 3 माहिरीन मौजूद हैं।
हकीम फैज़ान साहब, हकीम बाबर साहब, हकीम उबैदुर रहमान साहब, और वो अपनी अपनी राय से हमें आगाह कर रहे हैं। तो फैज़ान भाई, हम आपसे सवाल ये करेंगे कि बूढ़े जो अफराद होते हैं ना, जब उनको कॉन्स्टिपेशन होती है तो वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको तंगी का सामना होता है। तो जो स्पेशली जो मर्द हजरात होते हैं बूढ़े, तो आप उनके लिए क्या रेकमेंड करेंगे? इस एज में जाके क्या ऐसी बॉडी में प्रॉब्लम या चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से उनको ये मसला दरकार होता है? ठीक हो गया। बेसिकली जब इंसान 40-50 अबव होता है तो उसकी जो बॉडी की एफिकेसी है वो डाउन शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है। उसमें जो उसके हार्मोनल सेटअप है, जो उसकी सिक्रीशन है, वो ऑटोमेटिक कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से इनको ज्यादातर ड्राइनेस रहने लग जाती है। अच्छा। डाइट ये लेते ज्यादा नहीं है, ठीक है, काम काज में हर बंदा जाता है, जिसकी वजह से अपनी डाइट की तरफ ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से बॉडी में ड्राइनेस शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही है। और दूसरी, जब बॉडी की सिक्रीशन कम होती है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाती है, उनको आदतन कब्ज रहने लग जाती है। और तीसरी होती है, इस एज में जाके कोई ना कोई मेडिकेशन लाजमी साथ ऐड होती है। अच्छा। कोई शुगर की खा रहा है, कोई किसी किस्म खा रहा है, और हमारी बहुत ज्यादा ऐसी ड्रग्स हैं जो हमें इनको कॉन्स्टिपेशन का शिकार कर देती है। ठीक है। हमें सबसे पहले इनको देना चाहिए कि ड्रग कोई ऐसे तो नहीं ले रहे जिसमें कॉन्स्टिपेशन की वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, बिल्कुल सही। साल्ट की वजह से, या इनकी डाइट ठीक नहीं है जिसमें लेक ऑफ फाइबर बहुत ज्यादा कम है, तो वो इनका फाइबर का लेवल हम पूरा करें, ठीक है। और दूसरी बात, इस एज में जाकर लाजमी ऑयल का इस्तेमाल, जैतून का, देसी घी का, जो अक्सर घरों में नहीं होता, इस एज में लाजमी जरूरी होता है। नेचुरल चीजें, ऑर्गेनिक हो। जी, बेसिकली हमारी डाइट का इतना रोल है। मैं आपको रिसर्च बताता हूँ, उसमें वो कह रहे थे, यूएसए की रिसर्च है, वो कहते हैं अगर आप 4 चीजों पे कंट्रोल कर लेते हैं, इंसान को बचपन से 50 साल तक किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। सबसे पहले उन्होंने कहा जी अपनी डाइट पे आप फोकस करें, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा जी आपकी जो हैबिट्स हैं, एक्टिविटी, उस पर आप फोकस करें। तीसरा उन्होंने कहा कि किसी किस्म के ड्रग यूज ना करें। और चौथा, इंसान के इमोशंस जो हैं। कहते हैं अगर आप 4 चीजों पे कंट्रोल कर लेते हैं, इंसान को बचपन से 50 साल तक किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। हमारा डाइट का इतना रोल है हमारी बॉडी में, लोग समझते नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये थोड़े से मामला हैं जिसको इंसान का कंट्रोल करता है तो बहुत हद तक ये उमुल अमराज कब्ज से निजात हासिल कर लेता है। और जब ये कब्ज होती है, इंसान वैसे भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि पूरा इसको कहते हैं कि सरदार है ये। जब इंसान ने डाइट लेनी है तो इससे पूरे बॉडी ने ऑर्गन में चलना है, यहाँ से डाइट जानी है। जब वहां से डाइट जानी नहीं, न्यूट्रिशन जानी नहीं, तो हर सेटअप, नजर वीक, बाल, हर चीज का इशू शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। उबैदुर रहमान साहब, जैसा फैज़ान साहब ने उसकी एक तशरीह बयान की है, तो बूढ़े जो अफराद होते हैं, आप उनकी किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इनको इस एज के अंदर आके जो ग़िज़ा, जो उन्होंने देसी घी और जैतून का बताया, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं और इसको तो उनको लेना चाहिए। एक चीज़ उन्होंने पॉइंट बीच में दिया है कि जी वो बहुत सारी शुगर की और मेडिसन एलोपैथी खाते हैं, जिसकी वजह से भी उनकी आंतें जो होती हैं उनमें खुश्की पैदा हो जाती है। तो आप इसके लिए किस तरह से इसको तशरीह की ज़रा बयान करेंगे? तिब के अंदर चूँकि बुढ़ापे का जो तबई मिजाज है वो सर्द खुश्क है। अच्छा। और इस मिजाज में मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो काफ़ी स्लो होता है। मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होने की वजह से ना तो ग़िज़ा पूरी तरह हज़म हो रही होती है, ना जुज़्व बदन बन रही होती है। अच्छा। ग़िज़ा की जो ग़िज़ाइयत है वो बहुत कम मिकदार में जिस्म को मिल रही होती है। तो इस सूरत हाल में वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जो मेटाबॉलिक सिस्टम को इम्प्रूव करें। ठीक है। अपना लाइफस्टाइल लाजमी तब्दील करना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज ज़रूर रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने आप को, जो अपने इमोशंस हैं, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। ज़्यादा गम में रहना, ज़्यादा परेशानी में रहना, ज़्यादा सोचना, उससे भी जो है इंसान के मेटाबॉलिक सिस्टम पे, मैदे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, असरात पड़ते हैं, और उस वजह से भी बंदा जो है वो बीमारियों का शिकार होता है। बिल्कुल। फिर एलोपैथिक अद्वियात जो है वो ज़्यादातर का मिजाज चूँकि सर्द खुश्की होता है, तो वो जब बंदा शुगर की, ब्लड प्रेशर की और डिफरेंट किस्म की एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैदे, जिगर की खराबी और सुस्ती का बायस बनती है। बिल्कुल सही। और उस वजह से भी मरीज़ को कब्ज़ होती है। फिर ये भी देखना चाहिए कि ये जो मरीज़ को कब्ज़ है, ये सिर्फ कब्ज़ है या ये किसी बीमारी की वजह से कब्ज़ है। अच्छा। इसके पीछे मैदे का कोई मसला तो नहीं है, फैटी लिवर तो नहीं है, मोटापा तो नहीं है। उस सबब को दूर करें। बिल्कुल सही। अगर उस सबब को दूर करेंगे तो फिर खाली कब्ज़ का इलाज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कब्ज़ का इलाज कर भी देंगे, सबब वहीं पे रहेगा, वो दोबारा मरीज़ उस हालत में आ जाएगा, उस मसले का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए कब्ज़ के इलाज में सबब को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि इसमें असबाब क्या आ रहे हैं, उन असबाब को रिमूव करें, उसके लाइफस्टाइल को देखें, उसकी हिस्ट्री लें
उसके मुताबिक फिर उसकी जो है वो ज़हन साजी करें मरीज़ की, तो बिल्कुल मरीज़ सही। ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही है। बाबर साहब आप ये बताएं कि जैसे कि उन्होंने एक चीज़ बताई है कि लाइफ स्टाइल को हम अपने चेंज करें, तो जो बूढ़ा आदमी होता है जाहिर सी बात है कि अगर इंसान सुबह उठे, नमाज पढ़े और उसके बाद तरोताज़ा होने के लिए कहीं भी अपने करीबी गार्डन में चला जाए, जी तो जाहिर सी बात है उसको ऑक्सीजन वगैरह जो है वो मिलेगी। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। तो जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीजन की हमारी बॉडी को ज़रूरत ऐसे। होती है। बिल्कुल फिर जाहिर बात वो वॉक भी करे, बिल्कुल जो जवान आदमी है वो ज़रा रनिंग करे। बिल्कुल ऐसे। तो मैं कहता हूँ कि वो अगर वो उसकी खुराक जो होगी वो अगर हाँ जी। होगी भी दूसरी जैसे फैट जनरेट Fat करने वाली, generate करने तो वाली। वो भी जो होते हैं वो तहलील हो जाते हैं, हो क्योंकि जाती है। तोड़ फोड़ जैसा मेटाबॉलिक सिस्टम के बारे में ऐसे ही। बताया। तो आप ये बताए बूढ़े आदमी तो वॉक नहीं कर नहीं कर सकता, वो सकते। तो ज़्यादा ज़्यादा चारपाई से वजू कर लिया या टॉयलेट तक चले गए, बस जी, जी। इससे ज़्यादा तो उनकी रसाई नहीं होती। जी ऐसे तो क्या उनको उनको किस तरह की ग़िज़ाएँ अपनी उसमें लानी चाहिए ताकि उनका मैदा भी सही रहे और कब्ज़ जो है वो सर भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डॉक्टर साहब ने वो साहब अवैध साहब ने बताया है जी जी। कि उनको गर्म और खुश्क जो ग़िज़ाएँ हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। एक आता है इसबगोल मुसल्लम, साबुत इसबगोल, उसका अक्सर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। खासतौर पर बुढ़ापे के अंदर। ठीक है। ठीक है। जैतून का तेल, मक्खन, मलाई, दही, इनका चीज़ों का सही। ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। रोगन बादाम जो होता है जी जी उसको अगर दूध में डाल के ये वो भी बेहतरीन चीज़ है, बिल्कुल सही। बेहतरीन चीज़ है। रोगन बादाम भी इस्तेमाल किया जा ठीक सकता है। है और इसके रोगन अलावा जैतून इस्तेमाल किया जा ठीक सकता है, है। वो भी एक स्टेराइल है, कभी कभार इंसान को वैसे भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, बिल्कुल सही, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है जी। बिल्कुल सही है। हाँ जी। इस तरह की यानी ग़िज़ाओं से जो है ग़िज़ाओं से उनके उसका हो सकता है मामलात जी। ठीक हो शकील जाए, चीज़ें, बादी चीज़ों से परहेज किया जाए। परहेज किया जाए। सारी बात है जी। वो तो इस एज में वैसे भी मैदा ऐसे ही। कमज़ोर हो जाता बिल्कुल है ऐसे ही है। और डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही वीक हुआ होता वीक है। हो जाता है। अच्छा हकीम साहब ये बताएं मुझे कि बाज़ लोग वॉशरूम जाते हैं लेकिन दिन में वो 5-5 बार जाते हैं, लेकिन उनको स्टूल जो है बड़ी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर आता है, इसकी क्या वजह होती है? ये भी कब्ज़ के ज़ुमरे में ही आती चीज़? हाँ जी बिल्कुल, ये भी कब्ज़ के ज़ुमरे में ही आता है कि स्टूल आपको जो पास होना चाहिए वो नॉर्मली एक ही दफ़ा और बिल्कुल खुल के पास हो जाना चाहिए, जिससे आपकी तबीयत में फ़र्क महसूस हो। अगर स्टूल आपको इस तरह से आ रहा है कि आपकी तबीयत जो है वो हल्की नहीं हो रही, फ्रेश नहीं हो रही और थोड़ा थोड़ा बार बार आ रहा है, तो ये भी कब्ज़ की एक किस्म है। अच्छा, और इसका मतलब ये है कि आपकी अंतड़ियाँ जो है वो कमज़ोर हुई हुई हैं, बिल्कुल सही। उनकी जो पैरास्टैटिक मूवमेंट है वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए फिर जिगर को ही तहरीक देनी पड़ेगी, बिल्कुल सही। क्योंकि ये तस्कीन जिगर का मामला है। तो ऐसी ग़िज़ाएँ, ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करें जिससे जिगर को तहरीक मिले। बिल्कुल कब्ज़ सही। कुशा यहाँ पे अद्वियात इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर कब्ज़ कुशा अद्वियात इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको कब्ज़ तो खुल जाएगी, लेकिन जो आपकी आंतें हैं वो उससे जो है ना वो मुतासिर हो जाएंगी। बिल्कुल सही। अंतड़ियाँ मुतासिर होने से उनमें सोजिश भी हो सकती है और उससे फिर अक्सर मरीजों को ब्लड भी आना शुरू हो बिल्कुल जाता है। सही। बिल्कुल जो सही। बहुत ज़्यादा कब्ज़ की अद्वियात इस्तेमाल करते हाँ, हैं हाँ, वो नॉर्मली खूनी बवासीर के मरीज़ हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल इसलिए जिगर को तहरीक दें तो वो जिस्म खुद ही अपना काम करेगा। खुद ही काम करेगा। बिल्कुल सही है। बाबर साहब ये बताइएगा कि जैसे हकीम साहब ने बताया, जी जी बाज़ औक़ात बहैसियत मौलिज जो है, मैं ये एक आपसे जी, जी। क्योंकि मरीज़ को मुलय्यन दवाइयों की ज़रूरत होती जी, है, जी। तो उन्हें मुलय्यन ताकि उनकी आंतें नरम हो जाएं, ऐसे ही। लेकिन बाज़ मौलिजीन उनमें मुसल अद्वियात का इस्तेमाल करवा जी देते हैं, जी जिससे बार बार वो जी जी हाजत होती है उनको, जी जी जिससे जैसे उन्होंने बताया कि हमारी जो आंतें होती हैं उसमें इन्फ्लेमेशन, सोजिश पैदा सोजिश हो हो जाती जाती है। है। तो किस तरह की मरीज़ को जो अद्वियात है वो इस्तेमाल करवानी चाहिए इसकी, कि उसकी क्या ले नब्ज़ देख लें, कैफियत देख लें? सर भी उसमें यह है कि मरीज की कंडीशन देखनी चाहिए। एक सेहतमंद आदमी है, एक मोटापे का आदमी है, यानी कि बिल्कुल सेहतमंद है, उसको तो मुसल हम दे सकते हैं। बिल्कुल सही। एक पहली वीक आदमी है, कमज़ोर आदमी है, ठीक है जी, उसको अगर मुसल देंगे तो उसको वो नुकसान होगा, मजीद उसके वीकनेस होगी, वीकनेस से बिल्कुल सही। उसको और मजीद यानी उसका बीपी लो हो सकता है, उसकी कमजोरी यानी कि मजीद बढ़ सकती बिल्कुल है। सही है। इसलिए ये कंडीशन देखकर हम उसको मुसल इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। मुलय्यन ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि मुलय्यनात का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अंजील है, बेहतरीन चीज़ है, अच्छा। पपीता बेहतरीन चीज़ है, बिल्कुल सही। ठीक है। सना मक्की हमारे तिब के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बिल्कुल सही। सना मक्की को
किसी यानी कि मेडिसिन के साथ मिलाकर दी जा सकती बिल्कुल है, सही। अकेले वो भी मुसल का काम करेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए ये उसको बल्कि मैं भी- आपसे मुखातिब इस बात पे, आपने सना मक्की का नाम लिया, जी जी तो अगर कहते हैं कि उसको थोड़ी बिल्कुल कम मिकदार के अंदर मकदार में अगर उसे सिंगल रेमेडी में भी उसको यूज करें जी जी तो वो मलयन का काम करती है। जी जी लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो तो वो भी मूसल बन मुसल बन जाती जाती है जी, और ऐसे। आपने जिस तरह से एक चीज पीछे सना मक्की के बारे में देखा था कि जब कोविड का जमाना चला था, लोग इसके कावे बना बना के पी रहे थे कि इम्यूनिटी सिस्टम तो ऑलरेडी वो ऐसे। वीक हुआ हुआ है, ऐसे। तो जो सना मक्की का जब कावा पिएंगे तो वो उससे जब और वीकनेस होगी। और होगी तो डिहाइड्रेशन का खतरा ना हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। सही बात है। प्रधान साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि बहुत सारे मालिजीन जो होते हैं जी, जी। ना, वो इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल करवा देते हैं जिससे कब्ज को तोड़ने के चक्कर में वो जनाब अली उनको मोशन पे मोशन लग जाते हैं, तो उनको तो डिहाइड्रेशन का भी हाँ, खतरा ये होता है। ये कंडीशन ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि एक तो बंदे की इम्यूनिटी पहले वीक है, जब आपने ये मेडिसिन ऐसे दिया जिससे पेशेंट लग जाती हैं, उसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी और नीचे आ जाती है और इस वजह से पेशेंट की डेथ होने का खतरा भी बहुत ज्यादा हाँ, है। बिल्कुल ज़ाहिर बात है, बेसिकली पानी का हाँ बिल्कुल ऐसे डिहाइड्रेशन हो जाएगी, उसको कोल्ड स्वेटिंग शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, बिल्कुल हो सही। सकता है कि मरीज उसके उठ के बैठा भी ना जाए। और बेसिकली ये देखा जाए कि सबसे पहले वजह क्या बन रही है, बिल्कुल सही। ये बेहतरीन डॉक्टर और मालिज वो है जो वजह को तलाश करके वजह खत्म करे ताकि ये आदत ही खत्म हो जाए। किस टाइम हमारे पास एक अक्सर पेशेंट आते हैं कि सारे टेस्ट करवाए होता है, सारा कुछ क्या होता है और हर चीज उनकी ठीक होती है, फिर उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। इसमें आजकल एक बड़ा कॉमन बैक्टीरिया आते हैं जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एच पाइलोरी कहते हैं। अच्छा। ये स्टमक में आते हैं जिसकी वजह से ये जाकर नीचे मूवमेंट खराब कर देता है। ठीक है। ये एक लाजमी जो है ना नौजवानों का, क्योंकि हमारा आजकल आदत है लाजमी हमने दूसरे तीसरे बार से खाना है, बिल्कुल जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया अटैच हो जाता है जिसमें और ये सारे के मूवमेंट को तबाह कर देता है। बिल्कुल सही। ये लाजमी टेस्ट करवाएं और ये इवन ये कि जो बैक्टीरिया ये आगे जाके कैंसर का सबब भी बन सकता है। बिल्कुल सही। जिनको हैबिचुअल क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है 5 साल 10 साल से, उनमें ये अक्सरियत पॉजिटिव आता है। बिल्कुल सही। और जब हम डायग्नोज बना के ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट भी बहुत जल्दी ठीक होगा और मालिज की भी आसानी होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा भैया साहब, आप ये बताइएगा कि बाज़ जो मालिज होते हैं वो मरीज़ को जब अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, मिसाल है किसी मरीज़ को ऐसी कोई बीमारी लाहक है कि जिस्म से जो है उसके अंदर जो फासद मादे रुके हुए हैं उसका खराज करना है, तो वो उनको जुलाब आवर अद्वियात दे देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बहैसियत मालिज इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ कि आप उनका खराज अगर बॉडी से करना है तो एक कोई उस तरह से कोई तरीका अडॉप्ट करें जिससे उनके अंदर की बॉडी का सिस्टम ख़राब ना हो। जब जुलाब आवर अद्वियात देंगे तो बॉडी का पानी कम हो जाता है जिससे डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है, तो मर्ज जो होता है उनका वहीं का वहीं रहता है। तो इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। असल में जो कब्ज़ के मरीज़ होते हैं ना, वो अक्सर उनके मैदे में पेट में खमीर बहुत ज़्यादा होता है और उस खमीर के अंदर ताफुन बहुत होता है। बिल्कुल सही। तो बेहतर ये होता है कि पहले उस खमीर को ख़त्म किया जाए। बिल्कुल सही। तो खमीर को ख़त्म करने का बेहतरीन इलाज फाका है। अच्छा। मरीज़ कोई ग़िज़ा को कम किया जाए, जो वो ग़िज़ा ले रहा है एक उसको दुरुस्त करें और उसकी मिकदार को कम करें। अच्छा। जब मरीज़ की ग़िज़ा को कम करेंगे तो उसके जो मैदे में बैक्टीरिया है वो मरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको उसकी मतलूबा ग़िज़ा नहीं मिल रही। तो खमीर जब 2 से 3 दिनों में कम होगा तो फिर आप ने अगर फासिद मादों को इखराज करना है बिल्कुल सही। तो बिल्कुल हल्के मलयन से और हल्की मिकदार से शुरू करें, जिससे मादे जो हैं वो नरम होके आराम आराम से खारिज हों और मरीज़ तकलीफ़ महसूस ना करे या किसी नई तकलीफ़ में मुब्तला ना हो। बिल्कुल सही। अगर उनको एकदम आप पानी बना के निकालने की कोशिश करेंगे तो उससे मरीज़ के लिए कोई नई कंडीशन भी पैदा हो सकती है। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक तो हो गया। वो मरीज़ जो है वो एक नए मसले का शिकार हो सकता है। तो इसलिए ये जो काम होता है ना जिस्म से मादों का इदरार करना, ये बड़ा हिकमत का काम होता है। बिल्कुल सही है। फिर ये भी देखना होता है कि इस मादे को किस रास्ते से निकालना है। बिल्कुल सही। बाज़ मादे होते हैं जिनको पसीने के रास्ते से निकाल दिया जाए तो मरीज़ ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसलिए मादों का इदरार जो है ना, ये बड़ी हिकमत से करने का काम है। बिल्कुल सही। तो इखलात का जो हमारा निज़ाम है, खून बलगम सौदा सुफरा, तो इसमें बुनियादी कौन सा ऐसा मिजाज है जिसके अंदर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने का अंदेशा होता है? इसमें जो सदावी मिजाज है उसमें चूँकि जो बड़ी आंत है उसके उजलाती पर्दे में सोजिश होती है। अच्छा। जिसकी वजह से मरीज़ को कब्ज़ होती है, स्केड पैदा हो जाता है ना। बाजू का तो स्केड इतना ज़्यादा होता है कि रेक्टम की जगह भी सिकुड़ जाती है।
और उसमें कट्स आ जाते हैं जिसको बिल्कुल लोग सही। फिशर कहते हैं। ठीक है। तो ये उजलाती जो मिजाज है ना, सौदावी मिजाज है जिसमें जिस्म के अंदर तेजाबियत बढ़ जाती है और जिगर सुस्त हो जाता है, बिल्कुल सही। वो कब्ज का बायस बनता है। ठीक तो है। कब्ज ज्यादातर उजलाती उसमें होती है, और इसका जब आपने इलाज करना हो तो सफरावी मादे से करें। बिल्कुल सही। जिगर को तहरीक दें, सफरा को बढ़ाएं, तो ठीक है। सफरा जो है वो जिस्म की सफाई ज़ाहिर है जब हरारत पैदा करेगा तो वो जो मेल्ट हाँ होगी जी, तो सफराज उसका होगा। अखराज हो जाएगा। बिल्कुल सही है। फैजान साहब आप ये बताएं कि ग़िज़ा जो है जी, इसके जी। अंदर ज़ाहिर बात है हम इसको भी साथ साथ लेके चल रहे जी, हैं जी। तो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो पर इसको ज़्यादातर किस तरह की ग़िज़ा का मशवरा देंगे? आजकल जो मौसम है, मौसमी एक तो फल लाजमी खिलाना चाहिए, और जैसा कि हकीम साहब ने कहा कि छिलकों समेत देना चाहिए। जितना फल के अंदर जितना इसके छिलक में इसका फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती बिल्कुल है, सही। और इसमें ज़्यादा सबसे बेसिकली जो रोल होता है वो पानी का बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही। इंसान आजकल जो है वो इतना बिजी है कि पानी भी नहीं पीता, ठीक बिल्कुल है, सही। जिसकी वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन भी रह सकती है। बिल्कुल जब बेसिकली जो नॉर्मल स्टडी आई है, पहले कहते थे 8 से 10 गिलास पानी पिए, बिल्कुल सही। मेडिटेशन पढ़ा था वो कहते थे 18 गिलास नॉर्मल पानी है आपके लिए, आपकी किडनी फंक्शन के लिए, आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए। जब आप 17 से 18 गिलास पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी वैसे थ्रू आउट सारी टॉक्सिसिटी को रिमूव कर देती है, बिल्कुल सही। एज ए स्वेटिंग के तौर पे करती है, एज ए यूरिन के तौर पे, स्टूल के तौर पे, जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिसिटी खत्म होती है। अगर कोई बैक्टीरिया हो भी है, ये जब प्रोबायोटिक ताकतवर होती हैं ये पानी से, न्यूट्रिशन से, तो वो ऑटोमेटिक कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर देते हैं बगैर किसी मेडिसिन बिल्कुल के। सही। और इसका इलाज बेसिकली डाइट में बहुत है कॉन्स्टिपेशन का, कि आप बगैर मेडिसिन के भी जो है ना अपनी डाइट सेट करके अपना लाइफस्टाइल और इसको आप रिमूव कर सकते हैं अपनी अच्छा। आदत को। और बेसिकली आजकल इस सलाद जो है हमारा, बेसिकली ये खीरा हो गया, क्यूकम्बर जिसे कहते हैं, और बेसिकली जितना हमारा सलाद है ये बहुत हमारा इफेक्ट करता है इंटेस्टाइन पे, जिसकी सही। वजह से जितने कोई जर्म्स है, बैक्टीरियल है, उसको इसमें रिमूव एक करता अच्छे है। लेवल पे फाइबर होता है और हाँ, उसको और बहुत अच्छा इसका इफेक्ट healthy है। fiber हाँ, जैसे ये हम कह लाजमी सकते हैं। इंसान को दोपहर में लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप तीनों मेहमानों का जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इंशाल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में आपको जरूर जी, मौका जज़ाकल्लाह। देंगे। ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ बैठे थे हकीम फैज़ान सूफ़ी साहब, हकीम बाबर हुसैन नदीम साहब और हकीम उबैदुर रहमान साहब। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में आगाह किया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप हमारे माहिरीन की राय पे अमल करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।